आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं? देखो, एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, यानी कि एसिड खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, जबकि बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, लिटमस की बात हो रही है, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होती है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से। लाइकन क्या होता है? देखो, जो लाइकन है वो एक प्लांट होता है जो कि प्लांट किंगडम की डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। देखो, लाइकन्स के अलावा बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया, जेरेनियम। ये सभी इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन में एसिड है या फिर बेस है। तो इनकी इस क्वालिटी के बेसिस पे इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं या फिर इंडिकेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एंड जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने जिंक लिया एज ए मेटल और एसिड लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो बना सॉल्ट एंड साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड में से जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो गया एज ए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और साथ में जो कंपाउंड बना वो बना सॉल्ट। सेकंड है कि जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। यहाँ पर जिंक लिया, जिंक को जब बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तब बना सोडियम जिंकेट और साथ में प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस। तो दोनों ही रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जब एसिड एंड बेसिस दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, एंड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। देखो, यहाँ पर हमने मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो साथ में बना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, और बना वाटर और साथ में प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो, ये केस था मेटल कार्बोनेट का। अब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया तब बना सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, साथ में प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि सभी मेटल कार्बोनेट्स एंड सभी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्ट क्या बना था? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं एंड साथ में वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट है, जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है, एंड बेस को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब बनता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जब बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब बनता है हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली ये है, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कलीज। नेक्स्ट है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। मतलब कोई एसिडिक सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर कोई बेसिक सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें किसी भी एसिड और बेस सॉल्यूशन का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो पीएच से पता चलती है। ठीक है, और पीएच को मेज़र करते हैं पीएच स्केल से। मेनली होता क्या है, पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है उसको पीएच स्केल से मेज़र कर लिया जाता है। ठीक है, और उससे ही पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो पीएच में पी है, पी फॉर पोटेंस। ठीक है, जर्मन में पोटेंस है जिसका मीनिंग होता है पावर। अब कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच 0 है इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच 14 है इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। पीएच स्केल पे रीडिंग 0 से 14 तक मेज़र की जाती है। यहाँ पर देखो, यह है पीएच स्केल जिसको 0 से 14 तक मार्क किया गया है, और बीच में ये सेंटर में है 7। ठीक है, 7 का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। ठीक है,
अब जब 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी, 0 1 2 होगी, उतना ही सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा जितना 14 की तरफ मूव करता जाएगी वैल्यू पीएच की। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 8 है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका बेसिक नेचर है वो कम है। ठीक है, लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 13 है, 14 है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 7 होता है, और अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होता है, और अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7 है तो वो बेसिक होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हैं प्योर वाटर एंड ब्लड। इनका पीएच 7 होता है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है। लेमन जूस बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका पीएच होता है 2.2। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है 14, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स। देखो हमें पता है जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, इन 3 कंडीशंस को ध्यान से देखना। अगर रिएक्शन करवाई जाए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में तो बनेगा तो सॉल्ट, लेकिन इस सॉल्ट का पीएच न्यूट्रल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस के इफेक्ट को कम किया और स्ट्रॉन्ग बेस ने स्ट्रॉन्ग एसिड के इफेक्ट को कम कर दिया। सॉल्ट बना वो न्यूट्रल होगा, मतलब उसका पीएच 7 होगा। सेकंड केस में क्या है, जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के बीच में करवाई गई तो सॉल्ट ही बना, लेकिन इस सॉल्ट का जो पीएच है वो लेस देन 7 हुआ। ठीक है, लेस देन 7 का मतलब क्या है, सॉल्ट का जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड केस है स्ट्रॉन्ग बेस को जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया तब भी सॉल्ट ही बना, लेकिन जो सॉल्ट का पीएच है वो मोर देन 7 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं। अब कॉमन सॉल्ट कहाँ से आता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। देखो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं। ठीक है, इसमें से सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड है ये लार्ज क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये जो लार्ज क्रिस्टल हैं ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन्हीं लार्ज ब्राउन क्रिस्टल्स को बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, अब इनका यूज़ किया जाता है, मतलब जो ये रॉक सॉल्ट है इसका यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, अब इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया जिसे ब्राइन भी बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया तो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो गया, जिसकी वजह से बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस पूरी प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इस रिएक्शन में देखो जब ये रिएक्शन हुई ना, मतलब जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में क्लोरीन गैस भी रिलीज हुई। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर होता है क्लोरीन के लिए और एल्कलाई होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अभी जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई है इसे ड्राई स्लेक्ट लाइम में से पास करवाया जाता है। ठीक है, जब क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ट लाइम में से पास करवाया जाता है तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन सॉल्ट से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन एंड लिनन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। लॉन्ड्री में जो वॉश क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। इसके अलावा वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। थर्ड है कॉमन सॉल्ट से बेकिंग सोडा कैसे बनता है।
देखो यहाँ पर भी हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की और साथ में लिया अमोनिया। इन सब की रिएक्शन से बना अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको ही बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। अब देखो जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पर हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। उस टाइम पर क्या रिएक्शन होती है? जब कुकिंग के टाइम पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जब बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर हीट की वजह से जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। जो बेकिंग पाउडर है ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड का। सेकंड पॉइंट है जो बेकिंग सोडा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एंटासिड्स में। जो एंटासिड्स है हमारे जो स्टमक में जब एक्सेस एसिड बनता है तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस एंटासिड में क्या होता है? बेकिंग सोडा। थर्ड पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग बुझाने के काम आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट से वॉशिंग सोडा किस तरह से बनता है। देखो हमें पता है कि कॉमन सॉल्ट से बेकिंग सोडा बनता है, ये अभी हमने पढ़ा। बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो उससे बनता है सोडियम कार्बोनेट और इस सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तब बनता है वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड किया गया है, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ थी उन्हें रिमूव किया गया और फिर से उसको क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ये पूरी इसकी रिएक्शन है कि जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करवाया वाटर ऐड करवा के तब बना वॉशिंग सोडा। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा का यूज़ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। इसके अलावा बोरेक्स बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं क्या वो सच में ड्राई होते हैं। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखो सभी ने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखे हैं, उनका कलर ब्लू होता है। अब क्या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में वाटर होता है या फिर वो ड्राई होते हैं? देखो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनमें वाटर होता है, ठीक है। उनमें जो ब्लू कलर होता है वो वाटर की वजह से ही होता है। अभी देखो होता क्या है, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो हीट के बाद उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और सिर्फ वाइट कलर के क्रिस्टल्स रह जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हीट के बाद वाटर निकल गया, वाइट कलर के क्रिस्टल रह गए हैं, ठीक है। जब इन वाइट कलर के क्रिस्टल्स में फिर से वाटर ऐड किया जाता है तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में जो ब्लू कलर है फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो वाटर की वजह से ही है और वाटर होने के बावजूद भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ड्राई दिखाई देते हैं। देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। अगर हम बात करें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5S2O। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2S2O। देखो जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन टेम्परेचर तो जिप्सम में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, लेकिन जिप्सम में से केवल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, ठीक है। तो हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है और जो रिमेनिंग हार्ड सॉलिड मास जो रह जाता है उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो क्या होगा? CaSO4 2S2O, ये है जिप्सम। जिप्सम को हीट किया, इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, तो कितना बचा? आधा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो केमिकल फॉर्मूला है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इसमें आधा वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 ½ H2O, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर जो हेमी है इसका मतलब यही है कि इसमें आधा वाटर मॉलिक्यूल है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना चाहें तो बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। देखो होता क्या है, जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, हीट किया तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया
और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल ही आया। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल फिर से डाल दें तो जिप्सम बन जाता है। इस इक्वेशन में देखो CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर हम इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, जिप्सम, जो कि है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, जब किसी की बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उसे जोड़ने के लिए एक प्लास्टर का यूज करता है। ठीक है, बोन के ऊपर एक प्लास्टर लगाता है ताकि वो राइट पोजीशन पे फिक्स हो जाए बोन। ठीक है, तो जो वो प्लास्टर है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है टॉयज बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो वॉल्स की जो सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। देखो, जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्टमक का पीएच 1 से 3 के बीच में हो जाता है। ठीक है, अब जो एसिडिक मीडियम है स्टमक का वो फूड की सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है, साथ के साथ जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच ऑफ ब्लड। देखो, जो ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच रेंज होती है 7 to 7.8, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होती है। इस पीएच रेंज में जो ब्लड है वो एक्टिवली वर्क करता है। अगर ये पीएच रेंज डिस्टर्ब हो जाती है तो जो ब्लड है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता। थर्ड पॉइंट है सॉइल का पीएच प्लांट की ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करता है। देखो, जो प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल पीएच होता है सॉइल का वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। इस पीएच रेंज में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर मान लो किसी लैंड की सॉइल एसिडिक है, मतलब 6.5 से कम है उसका पीएच, तो उस सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें लाइम ऐड किया जाता है। जो लाइम है वो एक बेस होता है, ठीक है, जो कि एसिडिटी को कम कर देता है और सॉइल का जो पीएच रेंज है वो 6.5 से 7.5 के बीच में आ जाता है। सेकंड केस है कि अगर किसी लैंड सॉइल का पीएच एल्कलाइन है, मतलब पीएच 7.5 से ज़्यादा है, उस केस में उस सॉइल की बेसिसिटी को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ठीक है, उस सॉइल की बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉइल में जिप्सम ऐड किया जाएगा ताकि सॉइल का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में आ जाए। तो इस तरह से पीएच हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में। फोर्थ पॉइंट है पीएच हेल्प्स टू क्योर द इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स। देखो, हमें पता है कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस भी पता है। ठीक है, लेकिन कई बार स्टमक बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक में पेन हो जाता है एंड इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए पीपल बेसिस का यूज़ करते हैं, जिन्हें एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये एंटासिड्स हैं हमारे स्टमक में जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि जो एंट एसिड है वो बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एंट एसिड। इसमें है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है किस तरह से हमारे माउथ का पीएच चेंज होता है, और जो ये पीएच चेंज हो रहा है ये किस तरह से टूथ का डिके करता है। जनरली होता क्या है, जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो हमारे माउथ में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, जो हमारे दांतों के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर दिखाई देती है, हमें वाइट कलर ही दिखाई देता है दांतों का। जो ये वाइट कलर है दांतों का, इसे ही बोलते हैं इनेमल। ठीक है, और ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, तो हमारे माउथ में हर वक्त बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, और इस एसिड की वजह से हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। और जैसे ही 5.5 से पीएच कम हुआ तो जो बैक्टीरिया है ये एक्टिवली इनेमल को कोरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। अब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम ना हो, इसके लिए हम डेली टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो टूथपेस्ट है वो बेसिक होता है नेचर में, जो कि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम नहीं होने देता, और इसी वजह से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं
कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया है वो पीएच को कम ना कर सके। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में।